हेलो विद्यार्थियों। हम चैप्टर नंबर 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आप अभी तक आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं जिसमें आपने पृथ्वी की उत्पत्ति से लगाकर जो शैलें या जो चट्टानें जो हमारी पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं आदि के बारे में आपने पढ़ा है। तो अब हम हमारी जो पृथ्वी है और इसके ऊपर जो अनेक जो भू आकृतियाँ आपको दिखाई देती हैं, तो उनका जो प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से वो बनती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, हमारा जो धरातल है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, असमतल है। तो ये असमतल क्यों है ना? तो हम देखें तो हमारी जो भूपर्पटी है वो अपने आप में क्या है, गत्यात्मक है ना? वो भूपर्पटी जो है वो स्थिर नहीं है, वो क्या है, गत्यात्मक हमारी भूपर्पटी। भूपर्पटी से मतलब आप समझते होंगे, नहीं समझते तो बता देता हूँ कि हमारी मान लो ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी के जो ऊपर वाला जो भाग है ना, ऊपर वाला भाग मीन्स ये वाला जो पार्ट है ना, जहाँ पर हम रहते हैं, है ना, यानी कि आपको ये, जैसे मैं आपको बताऊं तो आपको ये पार्ट दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये भूपर्पटी की क्या है, भूपर्पटी, जिसके ऊपर हम है ना हम रहते हैं। विभिन्न हमारी जो प्रक्रिया काम हम करते हैं, जैसे हमारा मकान बनाते हैं, हम खेती करते हैं, हम सड़क बनाते हैं, है ना, ये जो सारी जो काम होता है ये धरातल के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर करते हैं। तो वो अपने आप में क्या है, वो भूपर्पटी कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है ना। जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पिछले चैप्टर्स में हमने चर्चा करी थी, तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी। तो हमारी जो भूपर्पटी वो क्या है, गत्यात्मक है, अर्थात वो स्थिर नहीं है ना। वो अनेक जो कारक है जो मैं आगे बताऊंगा उनके द्वारा वो गतिशील रहती है। आप ये भी जानते होंगे कि यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती रहती है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का मतलब कि क्षैतिज अवस्था की हम बात करें तो इस प्रकार से क्षैतिज अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और ऊर्ध्वाधर स्थिति की हम बात करें तो जैसे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो है, भूपर्पटी के जो तत्व होते हैं या भूपर्पटी जो होती है वो क्या होती है, संचलित होती रहती है। तो यहाँ पर हम देखें तो प्राचीन समय से की तुलना में हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में ये जो गति है इसकी क्या है, तीव्रतर हुई है या बढ़ी है। तो हम आगे बात करेंगे यहाँ पे आपके जो भूप्रपटी का जो निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाए जाने वाला अंतर, है ना। तो हमारी जो भूप्रपटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के जो आंतरिक बल हैं उनमें जो अंतर पाया जाता है वही जो है पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अब जैसे आप देख रहे हैं हमारी जो पृथ्वी का जो बाह्य धरातल, जो बाह्य आवरण है ना, जैसे आपको पर्वत वगैरह दिख रहे हैं, तो हमारी जो पृथ्वी है ना, उसके ऊपर अब आपका जो बाह्य वातावरण है, बाह्य बल जो है वो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से क्या होता है, अनवरत यानी लगातार क्या होता है, प्रभावित होता रहता है। तो यह बाह्य जो पृथ्वी का भाग है, रूप है, ये सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा क्या होता है, लगातार प्रभावित होता है। आंतरिक जो बल है वो क्या है, अभी भी क्या है, सक्रिय है, और उनकी तीव्रता में अंतर जो है वो पाया जाता है। इसका अर्थ है या इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर अद्भुत आंतरिक बलों से क्या होता है, अनवरत यानी कि लगातार प्रभावित होता है।
तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील हैं। बाह्य बलों को हम बहिर्जनित, एक्सोजेनिक और आंतरिक बलों को हम अंतर्जनित, एंडोजेनिक बल के नाम से जानते हैं। बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है, बहिर्जनिक यानी कि जो बाहरी जो बल होते हैं ना, जैसे ये हमारी धरातल पृथ्वी जो है, इसके ऊपर जो बाहरी जो बल है ना, बाहरी जो बल लगेंगे, इसका जो प्रभाव की हम बात करें तो बाह्य जलों को बहिर्जनित बल और आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं। बहिर्जनित बलों की क्रियाओं का परिणाम जो होता है वो उभरी हुई वो आकृतियों का विकर्षण, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अच्छे प्रकार से, जो उभरी हुई आकृतियां जो दिख रही हैं है ना, उनका विकर्षण यानी कि वो घिसेगी, टूटेगी, बिखरेगी, है ना, तथा बेसिन या निम्न क्षेत्रों या गर्तों का भराव, है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निचला क्षेत्र जो गर्त है, जिसको हम अधिवृद्धि या तल्लोचन के नाम से जानेंगे। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को हम तल संतुलन के नाम से जानते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर ये आपको जो है नदी जैसा, यानी कि जो खाई आपको दिख रही है, ये ऊपरी भाग है, ये बरसात के पानी के द्वारा या अन्य बाह्य कारकों के द्वारा अगर ये पदार्थ टूट कर यहाँ पर जाता है और इस खाई को भरता है ना, और ये जो निम्न क्षेत्र या जो गर्त हैं ये भरकर जब ऊपर आकर समतल बनता है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तल संतुलन। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को, ये उच्चावच जो है, इस उच्चावच यानी कि ये उच्चावच जो है ना, और ये गर्त जो है, ये जो क्षेत्र जो है, इसके मध्य जो अंतर है उसको कम करने को, ये कम कैसे होगा, अपर्दन के कारकों के द्वारा, तो कम करने को हम क्या कहते हैं, तल संतुलन कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो अंतर्जनित शक्तियां हैं, है ना, अंतर्जनित शक्तियां निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती है या उनका निर्माण करती हैं, तथा इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रियाएं जो होती है उच्चावच में भिन्नता को सम यानी बराबर करने में जो है वो असफल रहती। क्यों, जैसे लगातार जैसे ये अपर्दन हो रहा है, इसको तल संतुलन हो जो है वो किया जा रहा है बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा, लेकिन जो अंतर्जनित प्रक्रिया होती है वो क्या करती हैं, भूभागों को क्या करती हैं, ऊपर उठाने का लगातार काम करती हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो बहिर्जनित प्रक्रियाएं होती है वो उच्चावच में भिन्नता को सम यानी कि बराबर करने में असफल हो जाती है। कब, जब अंतर्जनित प्रक्रियाएं क्या कर देती है, तब अंतर्जनित प्रक्रियाएं उन उच्चावचों को क्या कर देती है, ऊपर उठा देती हैं। अतः भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बलों के विरोधात्मक कार्य क्या होते हैं, चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से वो आकृतिक निर्माण करने वाले बल हैं तथा बहिर्जनित प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विकर्षण बल होती हैं। तो यहाँ चीजें समझे आप कि जो हमारी जो धरातल के ऊपर जो अंतर्जात बल होते हैं, जो बहिर्जात बल होते हैं, तो अंतर्जात बल जो होते हैं, अंतर्जनित बल जो होते हैं वो भू आकृतिक निर्माण करने वाले बल होते हैं, और जो बहिर्जनिक प्रक्रिया होती है या बहिर्जात बल जो होते हैं वो भूमि विकर्षण करते हैं, या हम बात करें तो तल संतुलन का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो चीजें हैं, दो चीजें आप समझे, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा धरातल असमतल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर धरातल के ऊपर यहाँ पर हम देखें तो दो बल काम करते हैं, है ना, एक अंतर्जात बल, एक बहिर्जात बल, या अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल क्या करता है, भू आकृतियों का निर्माण करता है, और बहिर्जनित बल क्या करता है, उन भू आकृतियों को क्या करता है, सम करने का, उनका विकर्षण करने का या तल संतुलन करने का काम करता है। दोनों प्रोसेस एक दूसरे के विरोधाभासी होती है ना। तो धरातल जो है वो हमेशा आपको क्या दिखाई देगा, आपको असमतल दिखाई देगा, उबड़ खाबड़ दिखाई देगा।
यहाँ पर हम बात करने जाएंगे अब आगे कि जो भू आकृतिक प्रक्रिया है, जो मॉर्फिक जो प्रोसेस हैं, तो उसके बारे में हम देखें तो इसका अर्थ अगर हम समझे, वैसे मैं आपको अर्थ ही आपको इसका बता रहा था, शायद आपको समझ में आया होगा, लेकिन और डिटेल से हम देखें तो धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। मैं आपको डेफिनेशन पर ले जाऊंगा इसकी, और इसको आपको नोट डाउन आपको करना है। आप यहाँ पे देखें तो धरातल के पदार्थों पर, धरातल के जो पदार्थ है या धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। तो धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को क्या कहते हैं? भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखें जैसे पटल विरूपण, ज्वालामुखीयता, अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो हैं वो इसमें आपके आती हैं, है ना। जो इससे पहले की इकाई में हमने इसको पढ़ा था, या कुछ चीज़ें हमने आपको इससे चर्चा करी थी। अपक्षय, वृहत्क्षरण, अपवर्तन और निक्षेपण, ये अपने आप में बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती है, और इसका जो है हम डिटेल से यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। हम अपक्षय को पढ़ेंगे, वृहत्क्षरण को पढ़ेंगे, अपवर्तन को पढ़ेंगे, और निक्षेपण को हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर में चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे।